नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। और यूपी मांगे उत्तर में आज बात उन मुलाकातों की जिन्हें बताया तो शिष्टाचार भेंट जा रहा है, लेकिन उनके पीछे के मायने बड़े हो सकते हैं। पहले संगठन की बैठकें, फिर मंत्रियों के साथ मंथन, फिर मुख्यमंत्री के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री के साथ एक विशेष चर्चा, और इन सब के बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा। दिल्ली में भी पहली मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ। कल दो और मुलाकातें हैं, प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा के साथ। भले ही बीजेपी इन्हें सामान्य मुलाकातें बता रही हो, लेकिन इतना तो साफ है कि मंथन 2022 के लिहाज से महत्वपूर्ण हो रहा है। बीजेपी वैसे कई अटकलों पर पहले ही विराम लगाकर यह साफ कर चुकी है कि यह चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तब सवाल यह है कि क्या यह मंथन किसी बड़ी रणनीति पर हो रहा है? चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़ी आबादी वाले सूबे में एक बार फिर सियासी तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक रणनीति तैयार करने में लगी है। इसी सिलसिले में आज सीएम योगी दिल्ली पहुंचे। हिंडन एयरपोर्ट से सीएम सीधे यूपी सदन पहुंचे और फिर गृह मंत्री अमित शाह के घर। सीएम योगी ने अमित शाह के साथ करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात में बात क्या हुई ये साफ साफ किसी ने नहीं बताया, लेकिन जिस वक्त ये बैठक जारी थी उस वक्त अपना दल एस के अध्यक्ष और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री के आवास पर पहुंची और इससे कयास लगाए गए कि संगठन के साथ साथ चर्चा सहयोगी दलों से तालमेल पर भी रही होगी। एक खास बात यह भी है कि एक तरफ जब सीएम और गृह मंत्री की मुलाकात हो रही थी, उसी वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल सुबह 11:15 बजे सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और 12:30 बजे जेपी नड्डा से। यूं तो किसी पार्टी के बड़े नेताओं की आपस में मुलाकातें सामान्य भी हो सकती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों हुई सिलसिलेवार बैठकों के बाद ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर चर्चा मुमकिन है। मसलन 2022 के चुनाव से पहले संगठन में संतुलन बनाना, खामियों को पाटना और मजबूतियों पर काम करना जरूरी है। बहुत मुमकिन है कि संगठन की बैठकों से जो रिपोर्ट आई है उस पर भी मंथन हुआ हो। इसके अलावा सहयोगियों और जातीय समीकरण को साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल सीएम योगी ने दिल्ली आने से पहले कल शाम को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल से लंबी चर्चा की थी। अब देखना यह है कि आला कमान से सीएम योगी की मुलाकात के बाद बाहर क्या निकलता है। संगठन में बदलाव, नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट विस्तार जैसी चर्चाओं पर बीजेपी पहले ही विराम लगा चुकी है। तो सवाल ये कि इन मुलाकातों के मायने क्या हैं? क्या बीजेपी 2022 के लिए किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक अवस्थी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आलोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जूही सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। जूही सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और के विक्रम राव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत के विक्रम राव साहब आपका। सबसे पहले आलोक अवस्थी जी, ये मुलाकातें पहले से शेड्यूल थी, मुख्यमंत्री को दिल्ली आना ही था, क्योंकि पहली मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा यही है कि शिष्टाचार भेंट, और उसमें भी जो हमने तस्वीर देखी उसमें एक प्रवासी संकट का समाधान कैसे हुआ उससे जुड़ी एक पुस्तक गृह मंत्री को वो भेंट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अधिकतम समय पर हमारे विशेष नेताओं से मिलते रहते। उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। हमारे पार्टी के गृह मंत्री जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अमित शाह जी उनसे भेंट करेंगे। कल में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी से कल मिलेंगे। सीधी सी बात यह है कि 2022 का चुनाव आज हमारे उसकी रणनीति में भी बात होती है। संगठनात्मक जो विस्तार होता है, संगठनात्मक जो है रिपोर्ट कार्ड जो है उसके बाद जो प्रस्तुत किया जाता है। अभी हमारे केंद्रीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आए थे, वो भी पूरा जो है यहाँ पर सभी से मिलते गए हैं। और
उनको भी रिपोर्ट वो जो है नेतृत्व सौंपेंगे। मुझे लगता है कि इसको इसी तरह नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है, कई राज्यों में उसकी सरकारें हैं और ये एक उसकी प्रक्रिया का वह हिस्सा है। केंद्रीय नेतृत्व को समय समय पर हर चीज को मिलकर के अवगत कराना और उनसे निर्देश प्राप्त करना, उसी हिसाब से राज्य को कराना, कि हर नेता का हमारे यहाँ जो है दायित्व। बिल्कुल, निर्देश प्राप्त करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अवस्थी जी, ये प्रश्न इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि पहले जो मुलाकातें हुई उनके बाद ये कहा गया कि संगठन की रिपोर्ट दिल्ली तक लेकर गए हैं संगठन के पदाधिकारी, और स्वाभाविक रूप से रिपोर्ट चाहे अच्छी हो या उसमें कुछ कमियां नजर आई हो, वो अवगत कराना केंद्र को उन पदाधिकारियों का ही काम है। इसके बाद फिर दिल्ली में जेपी नड्डा जी ने मुलाकात की, एक मुलाकात राधा मोहन सिंह जी की हुई राज्यपाल महोदया के साथ। इन सब प्रक्रियाओं के बीच मुख्यमंत्री का दिल्ली आना, इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या बीजेपी उन पर विराम लगाती है? किसी तरह का कोई बदलाव, किसी तरह का कोई उलटफेर या फेरबदल, कोई गुंजाइश? ये मीडिया का आकलन रहा है, तो कि मुझे लगता है कि ठीक है, चर्चा होनी चाहिए, उन्होंने चर्चा करी होगी। सूत्रों के हिसाब से लोगों ने बहुत सारी खबरें प्लांट करी अपने मन की, लेकिन मैं कहता हूँ कि मीडिया का ऐसा कौन सा तबका है जो संगठनात्मक बैठकों में, वीर संतोष जी की बैठकों में वहां पर बैठा था, या वहां पर कोई उन्होंने बग लगा रखा था कि वहां क्या बातें हो रही है उसको प्रचारित कर रहे थे। तो एक तरीके से खाली जो है ये एक अतिशयोक्ति भाव में ये बात कही गई है। योगी आदित्यनाथ जी एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। अभी आपने चुनाव में देखा होगा, सबसे आखिरी जो चुनाव हुए थे विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें हम 7 विधानसभा में लड़े थे, उसमें 6 में भारतीय जनता पार्टी जीती। उससे थोड़ा पहले जाएंगे तो 2019 में सपा और बसपा चुनाव मिलकर लड़े थे, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम चुनाव में गए, तो हम वहां पर इन दोनों दलों को हमने जो है मुंह दिखानी पड़ी। यहाँ तक कि अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग भी इस बार चुनाव हार गए। अगर आपको थोड़ा और ले जाओ, ठीक है, चुनाव हुए थे 17 नगर निगम में, एक भी नगर निगम में समाजवादी पार्टी का या कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। 14 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीती है। निश्चित बात यह है कि जो योगी आदित्यनाथ जी जिनके नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, बराबर जो है जनता के बीच में जुड़े हुए हैं, स्वयं कोविड से पीड़ित रहते हुए भी लगातार वो जो है कोविड के लिए काम करते रहे, और ठीक होते ही नेगेटिव में पूरे प्रदेश का दौरा उन्होंने जो है गांव-गांव जाकर किया है। बिल्कुल जूही सिंह जी, ये मुलाकातें और चाहे वो बैठकों की बात हो या फिर आज की दिल्ली में अमित शाह जी से मुलाकात जो की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, विपक्ष को कहीं एक ऑक्सीजन देता है कि कुछ बीजेपी में ठीक नहीं चल रहा है? अभी आलोक अवस्थी जी बता रहे थे कैसे प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर भी उत्तर प्रदेश को इतना बुरा वक्त देखना पड़ा है। कोरोना काल में मौतें हुई हैं, एम्बुलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, कोई तैयारी नहीं थे 1.5 साल तक। योगी आदित्यनाथ पहले प्रचार कर रहे थे बंगाल में, फिर पंचायत चुनाव में बिजी थे। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में शायद 2 मई से आपका कार्य शुरू हुआ है। टीकाकरण भी हमें आशा है कि वो प्रधानमंत्री से कल डिस्कस कर लेंगे। आज के टीकाकरण की फिगर इन्हीं की है, 2 करोड़ 15 लाख है, जिसमें से केवल 1 करोड़ 70 लाख जो है उनको 1 डोज मिला है और 37 लाख लोगों को डबल डोज मिला है। केवल 3 लाख लोगों का एक दिन में वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि अब टीका केंद्र से आ रहा है और इनका टेंडर रद्द हो गया है। तो मुझे आशा है कि इस रफ्तार में तेजी आएगी। बाकी कहां नगर निगम में अगर आपकी सरकार है ही, बिल्कुल है, बहुत सालों से है। आज लखनऊ के जल भराव को भी देख लिया गया, कितने आपके नगर निगम में काम नहीं किया है और कितना भ्रष्टाचार था, दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी, आपके मौत के आंकड़े। आप तो शव जो गंगा के किनारे दफनाए जा रहे थे उसमें से आपने राम नामी चादरें खिंचवा ली। तो ये वो सरकार है। मुझे आशा है और उम्मीद है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और साथ में नगर निगम के लोगों को भी बुला लें, उनका भी रिपोर्ट कार्ड ले लें और बाकी सीटें आलोक अवस्थी जी की का जमीर होगा वो गिनवाएं, अहंकार में बोले, प्रचंड बहुमत में बोले, पंचायत चुनाव में अपने परफॉर्मेंस की भी एनालिसिस करें। समाजवादी पार्टी फिलहाल मुद्दों की बात कर रही है, बढ़ती बेरोजगारी की बात कर रही है। अभी
अलीगढ़ में 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लोगों की आंख की रोशनी चली गई। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थे ना जो उसमें इन्वॉल्व थे। साथ ही प्रयागराज में एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, आप तो मुकदमा लिखवा रहे हैं। अगर आपको कोई सच का आईना दिखा दे, कोई जर्नलिस्ट कुछ लिख दे, तो भारतीय जनता पार्टी मुकदमा लिखाती है। तो ये बेहतर बता सकते हैं कि कितनी अच्छी सरकार ये चला रहे हैं, कि लोगों को ठोक रहे हैं, कि बंद कर रहे हैं, कि विपक्ष की आवाज को बंद कर रहे हैं। जी ठीक है। कि विक्रम राव साहब, जो मुलाकात के बाद तस्वीर सामने आई है उसमें मुस्कुराहट है दोनों चेहरों पर, तो जो कहीं खबरें इस तरह की चल रही थी कि तनाव है और उसके बाद कोई मैसेज लेकर निकलेंगे योगी आदित्यनाथ, वैसा कम से कम तस्वीर से और दोनों तरफ से जो ट्वीट आया है, चाहे वो गृह मंत्री ने किया हो चाहे मुख्यमंत्री ने किया हो, उससे दिखता तो नहीं है। राममोहन जी बड़े वरिष्ठ राजनेता हैं ये लोग। अगर तनाव होगा, झगड़ा हुआ होगा तो भी चेहरे पे थोड़ी आएगा, वो तो हंसते हुए बात करेंगे ही। वो सिर्फ श्मशान पे तो हंसते नहीं है, बाकी हर जगह हंसते राजनेता, स्वाभाविक है। और दूसरी बात, दो राजनेता मिलेंगे तो वो मौसम की बात तो करेंगे नहीं जी, वो आने वाले चुनाव की बात करेंगे। यूपी में क्या होगा, अब जितेंद्र प्रसाद आए हैं, उनके पीछे लाइन लगवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी वालों को तोड़ के क्या लाभ होगा। वो तो पार्टी दर्जा 4 में चली गई। अब तो कोशिश करे समाजवादी जूही सिंह जी की पार्टी को तोड़ देगी, तब तो बात बनती है, कुछ प्राइज भी मिलेगा। कोशिश करें। मेरे ख्याल ये सब तो नहीं चर्चा हुई होगी, कैबिनेट की जगह भरनी होगी। 6 जगह खाली हैं, अगले 8 महीने तक अभी 6 जगह खाली ठीक नहीं है। कहाँ पे असर पड़ रहा है, प्रशासनिक क्षमता पे असर पड़ रहा है, तो ये जगह तो भरनी होंगी, उस बारे में चर्चा हुई होगी। हाँ, उसमें जातिगत क्या होगा, भौगोलिक क्या होगा, ये विस्तार की बातें हैं। उसके अलावा आप टिकट के बारे में आंचलिक इलाकों में एक ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय हुए होंगे व्यापक दृष्टि से, कहाँ से क्या। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये हो रही है राममोहन जी कि जो आंचलिक पार्टियां इनके साथ थी भाजपा के साथ, जैसे अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, अब वो राजभर तो चले गए छोड़ के इनको, तो उनका कोई विकल्प देखेंगे उस इलाके में। तो इसके बारे में चर्चा हुई होगी, कौन कौन से अलाइंस तैयार करें यहाँ यूपी में, क्योंकि अकेले लड़ने के माने 403 सीटें हैं, इधर कठिनाई हो जाती है। तो अलाइंस ज़रूरी है, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो ये सब पहलू है जिस पर ज़रूर विचार हुआ होगा। और फिर चुनाव, प्राथमिक रूप से चुनाव पर ही चर्चा हुई होगी जी। और आपस में जो तो थोड़ी खटर पटर हुई होगी, थोड़ी लड़ाई हुई होगी, उसके बारे में समझौता। और जो आप बता रहे, मुस्कुराता चेहरा कैमरा के सामने बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा ही आता है कैमरे के सामने, ये ठीक है। आप कह रहे हैं कि मैच्योर राजनेता है। प्रियंका गुप्ता जी, जितेंद्र प्रसाद मुलाकात करने के लिए अब पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ से। कई और नेता हैं जो दिल्ली में हैं इस वक्त, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाह रहे हैं और मुलाकात के लिए जिन्हें समय मिल रहा है वो पहुंच भी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है बीजेपी के अंदर इन मुलाकातों के दौर को, या फिर अपने आप को आप लोग वाकई जो बता रहे हैं कि विक्रम राव साहब की चौथे दर्जे की पार्टी है, तो उसी लिहाज से रणनीति क्या है? क्योंकि अगर दूसरे के अंदर कोई कमियां हैं तो आपके लिए फायदे की बात हो सकती है। देखिए, वास्तविकता ये है कि वैसे तो अगर राजनीति में देखा जाए तो आपस में मीटिंग करना कोई विशेष बात नहीं है, औपचारिक होता है। परंतु जिस समय मीटिंग होनी चाहिए थी, आप देखिए कोरोना काल के समय जो मीटिंग होनी चाहिए थी वो नहीं की। जब जरूरत थी इस प्रदेश की जनता को कि जिस समय समस्या और हाहाकार मचा हुआ था, उस समय कोई मीटिंग नहीं करी। आज मुख्यमंत्री जी जाते हैं और दिल्ली से कई जो है नेतागण आते हैं और यहाँ पर मीटिंग करते हैं, तो समझ में आता है कि राजनीतिक जो है ना, ये चर्चाएं जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की जा रही हैं, जो पार्टी के स्वार्थ के लिए और राजनीति के लिए की जा रही हैं। इसमें जनता का कोई सरोकार नहीं है। रही बात जो कांग्रेस पार्टी की है, तो मैं समझती हूँ अगर कांग्रेस पार्टी इतनी ही जो है वीक पार्टी है, तो जरूरत क्या होती कि कांग्रेस के नेताओं को जो है इतना अप्रोच किया जाता है। कांग्रेस के ही नेता मिलते हैं इन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए।
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है वो वास्तव में डरी हुई है। अगर वास्तव में वो डरी हुई नहीं होती तो हर जगह सेंध लगाने की कोशिश नहीं करती। जिस तरह से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी, उसे साफ जाहिर होता है कितनी असुरक्षा की भावना मौजूद है जो है बीजेपी पार्टी में। और आप देखिए कि ये जो यहाँ की लीडरशिप है उससे ज्यादा सीनियर लीडरशिप परेशान है बीजेपी की। जिस तरह से इंटरफेरेंस जो राजनीति में कहते हैं ना, जब करना चाहिए था, जब आपको ये कोरोना के समय जब ऑक्सीजन का हाहाकार था, जब गंगा में लाशें बह रही थी और जब 100 से ज्यादा लोग अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मर गए, 20 लोग अंधे हो गए, तब ये चर्चाएं क्यों नहीं हुई? क्या आम आदमी की जो जरूरतें हैं, आम आदमी की जो समस्याएं हैं, उससे बीजेपी पार्टी का कोई सरोकार है या नहीं है? सवाल तो यहाँ पर ये उठता है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि अभी तक आज प्रदेश जब से अनलॉक हुआ है, प्रदेश पे लगातार इस तरह की जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, मर्डर हो। जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार कितना निश्चिंत होकर अपनी राजनीति कर रही है। सरकार पूरी तरह से राजनीति में इन्वॉल्व है, चुनाव कैसे जीता जाए उसमें इन्वॉल्व है, ना कि इसमें कि वो एक सत्ताधारी पार्टी, उसकी जिम्मेदारी उसके प्रदेश की जनता के तरफ ज्यादा बनती है। ठीक, लेकिन इसके आगे की कहानी ये भी तो है आलोक अवस्थी जी कि कहें आप कुछ भी, 2022 में कुछ काम लेकर जनता के बीच जाना पड़ेगा। चाहे विरोधी दल हो, उनको अपने काम बताने पड़ेंगे कि देखिए हमने ये चीजें सरकार की आपके सामने रखी हैं। चाहे आप सरकार के व्यक्ति हैं, आपको 5 साल का काम जनता के सामने रखना पड़ेगा। तो रणनीति पर काम ना हो रहा हो ऐसा तो कोई दल कह नहीं सकता, और अगर कहे ना तो अंदर अंदर चल रहा होगा। ये आपने ये तो स्वीकार किया कि 2022 को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, इस पर बात आला कमान भी कर रहा है, संगठन के अंदर भी चल रही है। सवाल इसी बात का है कि कोरोना काल के बाद जो डैमेज हुआ है या जो नुकसान हुआ है, लोगों को जो परेशानी हुई है, उस परेशानी की भरपाई कैसे होगी, इस पर भी मंथन हो रहा है। राम मोहन जी, जरूर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। इसके पहले हमारे साथी प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता और आदरणीय जूही जी ने जो बात रखी है, मैं 2 बातें उसमें पहले उनकी बहस में जोड़ दूं। जैसे कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को तोड़ रही है। मुझे हैरानी हो रही है कि कांग्रेस अपना आत्म अवलोकन न करते हुए बताने की जरूरत नहीं, सभी देख रहे हैं, बात कर रही है। आप अगर थोड़ा धैर्य रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहन, मेरी बात सुन लीजिए, अपने बारे में कह लीजिएगा। देखिए, कांग्रेस जो है आज एक डूबती हुई नाव है जिसमें छेद हो चुके हैं, और उसके मल्लाह जो है कौन है? राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी। जब वहां पर बैठे हुए नेता हताश और निराश देख रहे हैं कि नेतृत्व तो हमारा जो है नाव छोड़ के भाग रहा है, कभी वो कोई नाव को ठीक करने या उसको पैबंद लगाने का काम नहीं कर रहा है। जब भी मुसीबत आती है तो राहुल गांधी जी जो है बैंकॉक चले जाते हैं या फिर अपनी नानी के घर इटली में जाके बैठ जाते हैं। तो जब लीडरशिप का अभाव मजबूत कर रहे हैं या अपनी पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, इस बात का जवाब दें आप। देखिए, इसीलिए जो है जब जितेंद्र प्रसाद जी ने छोड़ा, 3 पीढ़ियों के नेता, 3 पीढ़ियां जिनकी कांग्रेस में बीत गई हो, अगर उस तरह के नेता पार्टी छोड़ रहे हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया है कांग्रेस के 2 पीढ़ियों के नेता, अगर उन लोग छोड़ रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस को आप अवलोकन करना चाहिए कि कांग्रेस का नेता तो फेल हो चुका है, कांग्रेस का नेता फेल हो चुका है, कांग्रेस अपना आशियाना समेट नहीं पा रही है। आज कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर G23 का जो है उन्होंने नेताओं को जो बनाया हुआ है, उन्होंने अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में फौरन खड़ा किया। आप अवलोकन करना चाहिए। प्रियंका जी मेरी बात के ऊपर बात करके जाएंगे तो आपकी बात नहीं जा पाएगी, ना मेरी बात जा पाएगी। अपने बारे में बात कर लीजिएगा। अगर आपका तथ्य है, तथ्यों पे बात करिए। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ। मेरी आवाज को दबाने का प्रयास मत करिए। अपनी आवाज से अपने बारे में बात करिएगा, अच्छे से प्रस्तुत करिएगा। मैं साफ साफ कहना है, कांग्रेस विफल हो चुकी है, विफल नेता हो चुके हैं, इसलिए उनके छत्र छोड़ के जा रहे हैं। खाली ज्योतिरादित्य सिंधिया या आपको जरूरत आनी पड़ी है, कई सारे नेता इनके छोड़ के गए हैं। यहाँ तक कि हेमंत बिस्व शर्मा जो इनका एक कद्दा हुआ नेता होते थे असम में, वो भी छोड़ करके आज भाजपा में हम हमारे विफल नेताओं को जोड़कर मजबूती प्रदान कर रहे हैं अपनी पार्टी को। कई बात हमारी जूही बहन ने बहुत सारी बातें कही है, सरकार की तमाम चीजों पर उन्होंने उंगलियां उठाई है। मैं खाली उनसे इतना पूछना चाहता हूं कि आपके पास तो एक नेता है अखिलेश यादव जी जैसे, क्या वो कभी अपने पिता जो संरक्षक है श्रीमान मुलायम सिंह यादव जी से क्या कभी पूछना चाहते हैं कि पार्टी को कैसे चलाया जाए? जिस तरीके से उन्होंने जबरन उनको सीट से हटा करके जो है कब्जा किया था पार्टी के ऊपर, क्या कभी वो पूछते हैं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो जिम्मेदार नेता है अखिलेश जी, मैं मानता हूं कि वो एक परिपक्व नेता होने चाहिए और एक
5 साल का उनको अच्छा कैरियर मिला था काम करने के लिए। आखिर क्या कारण है कि हर चुनाव में अखिलेश यादव जी हारते जा रहे हैं? अगर वो जो है अच्छे नेता होते और उन्होंने 5 साल में ऐसी छाप छोड़ी होती तो मुझे मेरा मानना था कि उनको जरूर किसी ना किसी चुनाव में एक अच्छा वो मैसेज देते और चुनाव जीत के जाते। यहां तक कि अखिलेश यादव जी की मैं बहुत गैर जिम्मेदारानी बात करूंगा, हालांकि उन्होंने अब सुधार किया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है भाजपा की नहीं है, भारत सरकार की है। तो मैं ये कहना चाहता था कि वो जो गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया था कि भाजपा की वैक्सीन है मैं नहीं लगाऊंगा, कितने आपके कार्यकर्ता आपके नेता उस वैक्सीन न लगवाने की वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। श्रीमान अखिलेश यादव जी तो मैं कहूंगा भाग्यशाली है, उनको भी कोरोना हो गया था लेकिन वो आज बच गए, हमारे बीच में है। मैं उनको भगवान को धन्यवाद देता हूं कि उनको जीवित रखा है। लेकिन आप सोचिए एक राजनेता इस तरह की बात अगर करेगा तो उनके फॉलोअर होते हैं, वो फॉलोअर उनके अपने नेता को फॉलो करते हैं। जब फॉलो करते हैं तो कितना बड़ा जो है उन्होंने समाज के लिए एक अभिशाप खड़ा किया, कितने लोग बीमार पड़े होंगे उनकी बात से। मुझे लगता है कि जो है आपको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जूही बहन की आपकी एक ब्रेक के बाद जूही सिंह जी मैं आपके पास ही आता हूं, पूरा अवसर आपको दूंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम तुरंत वापस होते हैं, लेकिन बात इतनी सी है कि क्या बैठकों के अंदर हो रहा है, क्या मुलाकातों के बाद चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि कहा तो यही जाएगा कि चीजें सामान्य हैं, शिष्टाचार में बात हो रही है, लेकिन इन बैठकों से अंदर ही अंदर मैसेज बड़े भी दिए जा सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चर्चा इसी बात को लेकर कि जो मुलाकातें चल रही हैं क्या वो 2022 की तैयारी के सिलसिले में हो रही हैं या इसके पीछे कुछ और भी पक रहा है। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है, जूही सिंह जी के साथ पास हम चलते हैं। जूही सिंह जी, इन मुलाकातों पर आपकी भी नजर है, क्योंकि बीजेपी हर चीज पर नजर रखती है, कहां कौन कमजोर है, जैसे जितिन प्रसाद लगे तो पार्टी में ले लिया, आप लोग भी नजर रख रहे हैं कि कोई नाराज हो तो आपकी तरफ आ जाए। रामन जी, जिसको जहां जाना होगा वो जाएगा जी। निहायत ही निम्न स्तर का एक वक्तव्य अवस्थी जी ने भाई है दिया है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जीवन उन्होंने सौंपा है और उनकी मौत नहीं हुई। ये किस तरह का लेवल है बातचीत करने का? इसी से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दिखाई दे जाती है कि मौत का आंकड़ा छुपाना, हमें जगह न मिला लखनऊ तक में कि हम अपने शवों का दाह संस्कार कर सके। गंगा के किनारे शवों की लगातार बढ़ती संख्या, गंगा में बहते हुए शव, राम नामी चादर उठवाना, ऑक्सीजन तक न मिलना, बेड न मिलना, हॉस्पिटल्स में हम लोग फोन करते करते थक गए, आलोक अवस्थी जी भी थके होंगे। जो मंजर उत्तर प्रदेश ने देखा है उसका कम से कम मजाक मत उड़ाइए। टीका आपने उपलब्ध कराया है क्या आप लगवा रहे हैं क्या? उसकी क्या स्ट्रेटेजी है? कहां किसको उपलब्ध करवा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के किस कार्यकर्ता की आपको आवश्यकता है बता दीजिएगा, हम पहुंच जाएंगे। ना मैं छोटी बात करती हूँ ना छोटा सोचती हूँ। बाकी इन्होंने मेरे मुद्दे का जवाब नहीं दिया। अलीगढ़ की मौतें, क्या ये जिम्मेदारी लेते हैं? आगरा में जो अस्पताल है, पारस अस्पताल, जिसमें एक मॉक ड्रिल हो रहा था, उसमें से कौन से इन्होंने सीरियस धाराएं उस पर लगाए? इनके कौन से नेता ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने की मौत हुई है? हर आदमी सार्वजनिक रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था संवाद करने का कि हमारे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी है, हमारे क्षेत्र में एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो थोड़ा अपने आंतरिक रूप से अपने संगठन और सरकार के सामंजस्य को झांके और देखें कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ कितना इन्होंने नाइंसाफी। मंत्री आते हैं, वाराणसी भी कोई कम नहीं है, मॉडल तरह तरह के मॉडल, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और मुख्यमंत्री का जो एक ऑफिस खा रहा था कि किस तरह आईआईटी और आईआईएम पहले उपलब्ध तो करा दीजिए। 1.5 साल का समय था आपके पास होगी उत्तर प्रदेश में, समय पर पहुंचाने का प्रबंधन कीजिए। आपको इसकी बताया गया, आपको उसके बाद दिसंबर में बताया गया, जनवरी में आपने बताया कि टीकाकरण आप शुरू कर रहे हैं, उसकी क्या आप खुद देख सकते। जी ठीक है जूही सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं। थोड़ा सा आपके वीडियो में दिक्कत आ रही है, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, आपकी आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी के पास हम चलते हैं। प्रियंका जी, जितनी बातें समाजवादी पार्टी कह रही है विपक्ष के तौर पर, आप लोगों ने भी वो बातें कही हैं, संभवतः आप भी उन्हीं को दोहराएंगे, लेकिन रणनीति के लिहाज से कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि दूर नहीं है और आप लोगों को दूरी बहुत तय करनी है। समाजवादी पार्टी ने एक ठीक ठाक प्रदर्शन पंचायत चुनाव में भी किया है, उनका पुराना संगठन भी है,
ठीक ठाक उनका पिछला परफॉर्मेंस भी रहा है, अगर पिछली हार को छोड़ दें तो इससे पहले वो सरकार में थे। आपको तो दूरी बहुत तय करनी है। देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है कि जिस तरह से जो पार्टियां हैं उनको लगना चाहिए, चुनावी मोड में आना चाहिए, उन्हें चुनाव की रणनीति बनानी चाहिए, वो सारी चीजें करनी चाहिए, पर जो जनता की अपेक्षाएं उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप जनता को दरकिनार अगर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा महापाप है। आप देखिए कि किस तरह से जो आपका कोरोना काल था उस समय किस तरह से जनता को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया गया। आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही जो है प्रियंका गांधी जी जो है जनता की सेवा करती रही, चाहे वो सोनभद्र का केस हो, चाहे हाथरस का केस हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन के टैंकर भिजवाए गए। जब आप याद करिए कि लास्ट ईयर जब कोरोना महामारी थी और उस समय लॉकडाउन था, हजारों जो मजदूर थे, लाखों मजदूरों को पैदल चलने के लिए सरकार ने मजबूर किया था। उस समय बसों का भी जो है प्रियंका गांधी जी ने ऑफर दिया था कि उन बसों से उन लोगों को उनके घर पहुंचा दिया जाए, पर उसमें भी बीजेपी पार्टी को राजनीति ही दिख रही थी। वास्तविकता ये है कि ये पार्टी ना ही गरीबों की है, ना ही ब्राह्मणों की है और ना ही दलितों की है। ये पार्टी सिर्फ कुछ विशेष लोगों के लिए रह गई है और उसके साथ में इनकी अपनी जो आप मान के चलिए कि आज जिस समय जनता को इनकी जरूरत है, आज जिस समय बेरोजगारी चरम पर है, किसान परेशान है और जिस समय लोगों का व्यापार धंधा सब बंद है और कितने बच्चों, मासूम बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया, उस सारी चीजों को लेकर ये बिल्कुल लापरवाही बरत रहे हैं। आप देखिए कि इससे पहले जो शिक्षक थे वो कितने सारे शिक्षकों की मृत्यु हो गई और इनके हिसाब से उसमें 3 शिक्षकों की मृत्यु हुई है जो कोरोना के कारण हुई है। आप देखिए कि जो चुनाव हुआ इनका प्रधानी का, जिस पर ये बहुत जो है पूरा ध्यान इन्होंने उसी पर लगाया, उसके बावजूद भी इनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा और उसके बाद आप देखिए किस तरह से महामारी फैली। तो इनका जो मेन मोटिव है वो सिर्फ इलेक्शन है। इनकी जो दिल्ली की जो सरकार है और साथ में जो यूपी की सरकार है उसके पास एक ही एजेंडा है कि किस तरह से इलेक्शन आखिर में किसी भी पार्टी ने काम क्या किया उसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो वो तो जनादेश है। अगर जनता को वो दल स्वीकार है, उसके विधायक स्वीकार है, उसको जिताना स्वीकार है, तो फिर आपकी टिप्पणियों का या मेरी टिप्पणी का कोई बहुत ज्यादा मोल या फर्क उस पर पड़ता नहीं है। मेरा सवाल इतना ही है कि देखिए, जब जनता नाराज होती है तो हमने दिल्ली के रिजल्ट देखे थे कि अरविंद केजरीवाल आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से शिकस्त दी। बीजेपी जहां विपक्षी दल था, बीजेपी को भी बुरी तरह से हराया और इसके बाद दोबारा जब दिल्ली में चुनाव हुए तो फिर से परिणाम करीब करीब वही रहे। तब कांग्रेस में ऐसे लोग भी थे जो धनाढ्य उम्मीदवार थे, वो भी हारे। कुछ ऐसे लोग थे जो सालों साल विधायक रहे, वो लोग भी हारे। तो सारी जगह परिवर्तन जनता ही करती है। अब सवाल यह है कि आप लोगों की बात पर जनता भरोसा कैसे करेगी, इस पर मंथन करते हैं, क्योंकि ये 5 साल का मसला नहीं, 10 साल का मसला नहीं, आप लोगों के लिए 30-35 साल का मसला है। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश की जनता को ये अब जिस तरह से महामारी का जो आप पूरा देखिए, पूरी पिक्चर उठाकर देखिए तो उसमें साफ दिखता है कि सरकार की लापरवाही रही। उस समय भी कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी हुई थी। आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी होती है, मैं मानती हूँ कि आप दिल्ली की अगर बात करें तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जनता की कुछ जो अपेक्षाएं होती है अगर वो पूरी नहीं होती तो जनता ऑटोमेटिकली, आपने बिल्कुल सही कहा कि जनता ही जनार्दन है, वही डिसाइड करती है कि किसको प्रदेश चलाने का अधिकार है और किसको नहीं है। तो वो दिन दूर नहीं है जब जनता ये डिसाइड करेगी कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में इनका जो रिपोर्ट कार्ड है उस पर कितने नंबर दिए जाए। वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो 2022 में वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे देगी और वो जनता बताएगी इनको कि किस तरह से उन्होंने इन पर विश्वास किया। उसके बाद एक के बाद एक झूठ। आप मान के चलिए, इन्होंने कहा कि जो रोजगार है वो 1 साल में 70 लाख रोजगार देंगे। आप इनसे पूछिए, ये अभी तक 4 लाख रोजगार गिना रहे हैं और 4 लाख रोजगार में कितने रोजगार मिले हैं उसमें आप ये देख लीजिए कि एक व्यक्ति ने ट्वीट किया कि मुझे रोजगार मिल गया और उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा मुख्यमंत्री को। तो इस तरह के इनका रोजगार बांटने का तरीका है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर और दवाइयों को लेकर, हॉस्पिटल को लेकर जो महामारी में हाय तौबा मची, उसको लेकर भी जनता इनको जवाब देगी। और रही बात आप ब्राह्मण चेहरे की अगर बात करते हैं तो आप ये बताइए कि खुशी दुबे जो एक महिला जो 3 दिन की ब्याहता महिला जो ब्राह्मण भी है, उसको इन्होंने पिछले 10 महीने से बिना किसी चार्जेस के अरेस्ट कर रखा है। उसको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही, 2 बार वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है और उसके बावजूद, जबकि तत्कालीन जो वहां के जो
एसएसपी थे, उन्होंने उस बात को बताया कि इसका कोई कसूर नहीं है, उसके बावजूद भी आज तक वो जेल में पड़े हैं, तो ये किसी के भी नहीं है। नहीं, आपत्तिजनक सिर्फ इतनी सी बात है कि खुशी दुबे का केस हो या किसी अन्य महिला का या अन्य व्यक्ति का, वो एक इंडिविजुअल के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, तो उसी रूप में देखना चाहिए। अब इसमें भी आप ब्राह्मण देखेंगे कि ब्राह्मण देख के यातनाएं दी जा रही हैं, कोई दूसरे दल का, कोई दूसरी जाति का होता तो फिर आप कहते कि देखिए इसको ओबीसी देख कर यातनाएं दी जा रही हैं, कोई दलित वर्ग से होता तो आप कहते देखिए SC ST है इसलिए आप यातनाएं दे रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर कहीं अन्याय हो रहा है किसी के भी साथ और प्रशासनिक रूप से उसके साथ गलत हो रहा है तो उसको व्यक्ति विशेष के तौर पर देखें कि जाति के तौर पर देखें। मैं चलता हूं के विक्रम राव साहब के साथ पास। के विक्रम राव साहब, एक सवाल यह बहुत अहम है कि विपक्ष की रणनीति क्या होगी। बीजेपी तो अपने अगर कहीं कोई खराबी है तो उस पर रफू करने की तैयारी में लग गई है। संगठन की रिपोर्ट तैयार हो गई है, मुख्यमंत्री से संवाद चल रहा है, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल संवाद होगा। कहां कहां खामियां हैं उन पर पैबंद लगाने की तैयारी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष को भी दुगनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि ताकत उनकी आधी है? दुगनी नहीं राम मोहन जी, चौगुनी जरूरत है। अब ये जो पोचिंग शुरू हो गई है, ये राजनीतिक अपहरण शुरू हो गया है। ओपनिंग बैटिंग जितेंद्र प्रसाद कर चुके हैं। विपक्ष को अब सुरक्षा चौकीदारी बढ़ानी पड़ेगी, न जाने कब डकैती पड़ जाए, पोचिंग हो जाए। तो सबसे बड़ी बात विपक्ष की यही है। और सत्तारूढ़ पार्टी पर फायदा तो लाभ तो ही, शक्ति भी है, लालच दे सकते हैं, भरमा सकते हैं और करेंगे भी, वो क्यों न करें जातिवादी समीकरण में। लेकिन एक वोटर के नाते मैं मानता हूँ कि एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, एक सज्जनता का समझौता होना चाहिए पार्टियों का कि ये पोचिंग डिफेक्शन दल बदल नहीं कराएंगे, क्योंकि ये सिद्धांतहीनता को बल देता है। ये मैं जानता हूँ, कई कोई नाम नहीं लूँगा, एक साहब थे जो 7 पार्टियों में घाट घाट के पानी पी चुके थे, वो भी हरदोई के थे वो। तो इससे बुरा असर पड़ता है, पार्टी की छवि खराब होती है। और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार पार्टी है, उसे इसी से खास कर बचना चाहिए था। तो राम मोदी जैसे आपने पूछा, विपक्ष के सामने हमला तो होगा और विपक्ष आत्मरक्षा कैसे करेगी ये देखना होगा। और कौन कब टूटता है, कौन जाता है, ये ज़रूरी है। और दूसरी बात है, विपक्ष को मुद्दा उठाना पड़ेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में जो पार्टी अच्छा मुद्दा उठाएगी, जन भावना को अपील करेगी और उस चुनाव उस मुद्दे पर लड़ेगी, और 2-3 खासकर जो सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ बढ़िया उम्मीदवार सेटअप करे, एक 1 वर्सेस 1 कर दे, तो देखिए फिर क्या मज़ा आता चुनाव में। कब से वोटरों को तो मज़ा आएगा। हम लोग महाराष्ट्र में जब बम्बई में थे, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ देखा था मैंने, जॉर्ज फर्नांडिस वर्सेस SK पाटिल हुआ था। इस प्रकार 1 वर्सेस 1 करें अगर विपक्ष मिल के बजाय आपसी वोट बांटने के, गैर भाजपाई वोट को एक सूत्र बांध सके। लेकिन इतने स्वार्थी है ये विपक्ष वाले, खासकर मायावती तो सहमत होगी ही नहीं। लेकिन ये सहमत हो गए तो यूपी का चुनाव अद्भुत, विलक्षण और नए दौर के सूचक होगा। राम मोहन जी, लेकिन बहुत कठिन है। सभी दल पहले कह चुके हैं कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अपनी ताकत पर चुनाव लड़ेंगे, और ये बीजेपी को फायदा देने वाला हो सकता है। ये तो पहले ही ऐलान हो चुका है कि कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। कम से कम जो 3 बड़े दल हैं वो कांग्रेस, SP और BSP। आलोक अवस्थी जी, रणनीति के लिहाज से आप लोग आगे हैं अभी, आपको लगता है, या फिर जो पंचायत चुनाव के जरिए आपको एक तरह से जनता का मैसेज मिला है उसके आधार पर आपको बहुत से विधायकों का टिकट भी दाएं बाएं करना पड़ सकता है? अवस्थी जी की आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूं। मैं लौट के आता हूं सर आपके पास। राममोहन जी, अभी आवाज आ रही होगी आपको? अभी आ रही है। हाँ, राममोहन जी, मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, हर पार्टी का अपना एक आकलन होता है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा तंत्र है, सफल नेतृत्व है, जो कि उस समय जो है जो भी टिकट के बंटवारे होंगे हमारा उसमें जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है।
लेकिन हमारे पास सफल नेतृत्व है। चुनाव लफाजी पे नहीं होता है, चुनाव होता है कि आपने क्या किया, क्या वादे आप करके आए थे और आपने क्या रिजल्ट दिया है। हम लगातार जनता के बीच में हैं, तमाम हमने जो है लोकप्रिय कदम उठाए हैं, तमाम हमने जनता के बीच में जो है रिलीफ पहुंचाई है, जिसका लाभ हमको बराबर जनता दे रही है। जनता ने एक पहचान बनाया है कि 3 दल उनके सामने है। कांग्रेस की मैं बात नहीं करता, लेकिन सपा और बसपा एक क्षेत्रीय दल है जो कि वो है, यहाँ पे उनकी उपस्थिति है। उनके बीच में जब आकलन किया जाएगा तो मायावती जी को आप देख लीजिए, उनका भी खाता नहीं खुलने पा रहा है। यही हालत है अखिलेश यादव जी की पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी अपने सफल नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व की वजह से बराबर जो है जनता के बीच में लगी हुई है। मैं एक बात जूही बहन की जरूर मैं कहूंगा, उन्होंने निम्न स्तर की बात मेरे से पे थोपी है, जबकि मैंने ऐसा नहीं कहा कि जो है कि कोई किसी की मृत्यु की कामना कर रहा हूं। मैंने कहा इस जानलेवा बीमारी से वो स्वस्थ होकर गए, मैं भगवान को बड़ा धन्यवाद देता हूं। हाँ, उनकी बात जो थी अखिलेश यादव जी की, वो निम्नतम स्तर की थी, निम्नतम स्तर की थी कि वैक्सीन को लेकर के उन्होंने भ्रम फैलाया। वो एक पढ़े लिखे नेता है और ऑस्ट्रेलिया से पढ़ करके आए हैं, एक तरह के सफल राजनेता रहे हैं, एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। अपने समर्थकों को या जनता के बीच में अगर वो भ्रम फैलाएंगे और जिसकी वजह से जाने जाएंगी, हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के होते थे SRS यादव जी, हमारे प्रवक्ता थे इनके पार्टी के यादव जी, उन्नाव से आते थे, आज बेचारे नहीं है हमारे बीच में। और आप आजम खान जी को देख लीजिए, आज वो बुरी स्थिति में है, संघर्ष कर रहे हैं। तो कारण क्या है कि अगर वैक्सीन लगवा ली होती तो ये स्थिति पे नहीं आना पड़ता। खाली मेरी इतनी बात कहना था। रही बात, उन्होंने कई सारी बातें कही है कि प्रयागराज में उन्होंने लाशें गिनवाई है। मेरा उनसे ये कहना है, जो ये बयान 2018 का दैनिक जागरण उठा लीजिए, कुंभ से पहले भी इस तरह के चित्र आए थे। वो एक परंपरागत स्थान है शृंगेरीपुरम में, जहां पे बौद्ध धर्म के अनुयायी और जो है कबीरपंथी वहां पे आकर के अंत्येष्टि करते रहे हैं और उनके दफनाने की प्रक्रिया है। अब आप उसको जो है भाजपा सरकार में अगर जोड़ करके आप चित्रण करना चाहते हैं जरूर करिए, आप स्वतंत्र हैं। तो भ्रम फैलाने के लिए आप जो है दोषी हैं। हम तो बराबर जो है कोविड-19 के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सरकार में थे, एक भी लैब यूपी के अंदर नहीं थी, पुणे के अंदर लैब में भेजना पड़ता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 274 लैब है, 675 अस्पताल आज कोविड डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के रूप में काम कर रहे हैं। 12 मेडिकल कॉलेज में हमारे पास था जब योगी जी आए थे, आज 30 मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर जो है स्थापना हो चुकी है। इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी हर साल। 1976 से इंसेफ्लाइटिस चला जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से हमने उस पर काबू किया। ठीक, आप तो यही काम जो आप गिना रहे हैं कमोबेश यही लेके जाएंगे काबू किया गया जनता के साथ। ठीक, जूही सिंह जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। जूही सिंह जी, देखिए, लफाजी से वास्तव में चुनाव नहीं होते हैं, ये आलोक अवस्थी जी भी समझ लें। उत्तर प्रदेश में हुई हर मौत की जिम्मेदार सरकार है, क्योंकि सरकार के पास सत्ता है, सरकार के पास संसाधन है, सरकार के पास पैसा है। सरकार ने काम किया नहीं, सरकार ने समय पर स्वास्थ्य प्रबंधन पे ध्यान नहीं दिया। और कितने सारे शिक्षकों, पंचायत चुनाव आपने कराया, पंचायत चुनाव में खुद शिक्षकों ने कितनी सारी मौतें आप भ्रम फैला रही हैं। पंचायत चुनाव आदरणीय उच्च न्यायालय के द्वारा कराया गया था, उनके चुनाव। ठीक है, अवस्थी जी एक सेकंड, जूही सिंह जी को बोलने दीजिए। आयोग कराता है, अवस्थी जी एक सेकंड, मत करिए, ठीक, बिल्कुल सच बोल दिया तो कितनी तिलमिलाहट आ गई। एक मुद्दे पर बोल दीजिए, बता दीजिए कहां कहां क्यों ऑक्सीजन की कमी हुई, हमें बता दीजिए। जब ऑक्सीजन से मौतें हुई थी तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे, आप बंगाल चुनाव में प्रचार क्यों कर रहे थे, और स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास आप कितने बार गए, और आप उच्च न्यायालय में कौन सा तर्क लेकर गए थे, ये भी पढ़ लीजिएगा ऑर्डर आलोक अवस्थी जी। उत्तर प्रदेश अच्छी तरह देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ क्या किया, लिहाजा मुद्दा है, मुद्दा हम उठाएंगे। महिलाओं के प्रति अत्याचार, आप FIR क्यों नहीं लिख रहे हैं? दूसरी बात यह कि अगर आपके खिलाफ कोई बोलता है तो तुरंत आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं, यह कौन सा लोकतंत्र है? आप समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल जिसमें कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, बाद में हमारे आग्रह से वो किसने बनाया? एक्सप्रेसवे जिस पर आपकी एम्बुलेंस चल रही थी वो किसने बनाया? सारे अस्पताल जो अभी तक जिनकी नींव भी रखी गई है वो हमने बनाई, आप ही के पैसे से बनाई, जनता के पैसे से बनाई। राममोहन जी, मैं 2 बातें करेक्ट करना चाहता हूँ जी। राममोहन जी, जूही जी कह रही है कि हमने जो है अस्पताल बनाए, जरूर बनाए होंगे। मैं नहीं कह रहा कि सरकार ने आपकी कोई काम नहीं किया है। ये सरकार आती किस लिए है? जनता की सेवा करने के लिए आती है, लेकिन वो किसी की निजी धन नहीं होता है, सरकार की योजना का धन होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, और जनता के टैक्स के पैसे को सरकारें जनता के लिए लगाती है। तो जूही बहन जी ये ना बतावे कि जो है उन्होंने क्या किया। हाँ, उन्होंने उस निर्माण के आड़ में जो भ्रष्टाचार उनकी सरकार ने किया था, जिस तरीके से लूटपाट हुई थी, कमिश्नरों पे जो है पूरे थाने बिकते थे यहाँ पे, उसका जूही बहन को जवाब देना चाहिए। किस तरह के थाने थे,
और किस तरीके से जो लागत होती थी उसको बढ़ाकर बताया जाता है। दे रहे हैं जो ही कष्ट कह रहे हैं तो जरा एग्जाम्पल भी दे दीजिए। हम तो दे रहे हैं ना कि कालाबाजारी किस तरह से लखनऊ में हुई, किस तरह से सीएमओ का रेफरल लेटर नहीं मिल रहा था, किस तरह से नगर आयुक्त कह रहे थे कि लकड़ी नहीं है, किस तरह से आप टोकन बंटवा रहे थे जिसमें हर आदमी को दाह संस्कार के पैसे देने पड़ रहे थे, किस तरह लखनऊ में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी। हर घर में आप गाँव गाँव जाएंगे तो किसी की मौत हुई है, टाइफाइड बनाकर आप उनको दर्ज कर रहे हैं। तो आलोक अवस्थी जरा इस समय थोड़ा शर्म करिए, और जिस भ्रष्टाचार के आकंठ में आप और आपके मुख्यमंत्री डूबे हैं ना, वो तो खुलेगा ही। जनता जिस तरह से त्राही त्राही कर रही है तो जरा उसके बीच किस भ्रष्टाचार में डूबे स्पष्ट करिए। आप अगर आरोप लगा रहे हो तो स्पष्ट करिए कौन से भ्रष्टाचार में डूबे हैं। मैं बताता हूँ अखिलेश यादव कौन से भ्रष्टाचार में डूबे थे, मैं बताता हूँ अखिलेश यादव कौन से भ्रष्टाचार में डूबे थे। आप तथ्यों पर बात करिए, खाली झूठे आरोप लगाने से कोई नहीं होगा। तथ्य बताइए कौन सा भ्रष्टाचार किया गया है, बताइए आप। में भ्रष्टाचार आपके शिक्षा कौन सा भ्रष्टाचार किया है, आपके पास क्या तथ्य है? वोट बजाइए, वोट बजाइए, आप जाकर के हमारे खिलाफ जांच बैठवाइए, लेकिन झूठा आरोप मत लगाइए। यहाँ पे जोई भाई, आप तो बहुत समझदार राजनीतिक परिवार से हैं, आप परिपक्व नेता हैं, आप झूठे आरोप लगाने का अंतर जानती है क्या होता है? जो नेतृत्व सरकार का करता है वो अगर उसके अंदर में भ्रष्टाचार होता है तो आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री अपने अंडर में हर जगह भ्रष्टाचार को पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं। नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, अपॉइंटमेंट में भ्रष्टाचार, जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार, और आप तो पॉलिटेक्निक और आईटीआई बेचने लगे हैं ना। जवाब देना जरूरी है, बहुत गंभीर आरोप लगा रही है। ठीक, बिल्कुल लगाऊं, क्या कर लेंगे? देखिए इन्होंने कहा भ्रष्टाचार, इनको ये जानकारी मैं आपके दर्शकों को देना चाहता हूं कि जब समय योगी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, भर्ती बोर्ड सारे भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था। अनिल यादव उच्चतम सेवा के जो है चेयरमैन थे, उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी आदरणीय उच्च न्यायालय ने दी थी। एक भी भर्ती बोर्ड को बताइए हमारी सरकार में उच्च न्यायालय ने अगर उस पर आपत्ति की हो या भंग किया हो, कोई भी नहीं। पांच भर्ती बोर्ड अखिलेश सरकार के भंग किए थे उच्च न्यायालय ने, और इनकी भर्ती में भाई भतीजा बाद भ्रष्टाचार का आरोप लगाए गए थे। दूसरी बात लगातार सरकार कैसे भ्रष्टाचार करती थी उसका एक उदाहरण दूंगा, समझ में आ जाएगा जनता को। इनके जमाने में खनन में 1200 करोड़ रुपया एक साल में रेवेन्यू आता था। आज वो 5,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू आ रहा है। आज आ रहा था 3,000 करोड़ रुपया, एक्साइज में इनके जमाने में 13,000 करोड़ रुपया आता था। आज 21,000 करोड़ रुपया एक्साइज में हमको आ रहा है। ये पैसे किस तरह से जा रहा था? 2,600 करोड़ रुपया आता था सरकार, 2,500 करोड़ रुपया आ रहा है। रिवर फंड में आपने जिस तरीके से जो ये तो ठीक है। आरोप प्रत्यारोपों पर तो अभी आगे पूरा चुनाव जाना है। आगे आरोप प्रत्यारोपों पर तो पूरा चुनाव जाना है। किसने कौन सा भ्रष्टाचार किया, हम आएंगे तो आपके खिलाफ ये जांच बिठाएंगे। सवाल यही है कि वो बड़े लोग जिन पर आरोप लगाए जाते हैं वो जेल के अंदर जाते नहीं हैं। अखिलेश यादव जब आए थे तो मायावती पर आरोप बहुत सारे लगा के आए थे कि पत्थर का घोटाला हुआ, ये हुआ, मायावती जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आरोप लगे कि समाजवादी पार्टी के एक परिवार ने बहुत घोटाले किए, उनके परिवार का कोई व्यक्ति जेल के अंदर नहीं गया। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ जी घोटाला कर रहे हैं, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, तो फिर हम आएंगे तो ये करेंगे। ये बहुत कठिन है जनता के सामने ये साबित करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि आप आएंगे तो क्या होगा। प्रियंका गुप्ता जी, एक उदाहरण मैं फिर दिल्ली का दूंगा। अरविंद केजरीवाल आए थे कि शीला दीक्षित जी ने बहुत भ्रष्टाचार किया। शीला दीक्षित जी के खिलाफ कितने मामले दर्ज करा दिए अरविंद केजरीवाल ने। ये सिर्फ राजनीतिक दल कहते हैं, करते नहीं है। के विक्रम राव साहब, ये बहुत स्पष्ट है कि रणनीतिक लिहाज से आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब राजनीतिक पॉलिटिकल रैलियां होती हैं तो एक तरफ से धारा प्रवाह बोला जाता है, जनता उसको सुनती है, मनन करती है और उसके आधार पर निर्णय लेती है। 3 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, बीजेपी इनके खिलाफ बोलेगी, ये चलता रहेगा और ये सिलसिला पिछले कई चुनावों से चल रहा है। सवाल इसी बात का है कि रणनीति बनानी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना पड़ेगा, जमीन से मुद्दे उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रणनीति का हिस्सा ये भी होगा राम मोहन जी कि ये आप तो गिना रहे 3 पार्टियां जी, राम मोहन जी आप जो गिना रहे 3 पार्टियां 4 पार्टियां, आप क्यों भूल जाते हैं बिहार में, बंगाल में जहां भी चुनाव हुए, ये हैदराबाद से चले आए नवाब साहब चुनाव अभियान करने, उन्हें लोगों का वोट बैंक तोड़ा। उसी प्रकार कुछ और लोग आएंगे यूपी में बाहर से, तो ये सब चीजें गौर करनी पड़ेगी। अब तो ममता बनर्जी भी यूपी में लड़ने जा रही चुनाव, वो किसके वोट काटेंगी, कितनी सीट जीतेंगी, ये भी एक गौरतलब बात होगी। इसी पे तो आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, तो मैं चाह रहा हूं कि आप यही तो बताइए कि रणनीति का हिस्सा है ना ये,
कौन किसको बुलाता है, कौन किसको डैमेज करता है और कौन ये दिखाता है कि कौन किसके विरोध में है, यही तो रणनीति है। पहली रणनीति तो यही है राम मोहन जी, अपनी को आत्मरक्षा करें। और भारतीय जनता पार्टी अब निकल पड़ी है लूटने, लोगों को लाने। एक गए, अब और विकेट गिरेंगे, तो इस बारे में सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि एक सैद्धांतिक चुनाव होना चाहिए। मुद्दों पर चुनाव हो, मैनिफेस्टो पर चुनाव हो, उम्मीदवार के चेहरे पर चुनाव हो। कहते इंडिया दैट इज भारत, दैट इज यूपी। यूपी को देखते हैं, सारा भारत देखता है कैसे चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ की बात दूर तक जाती है। यहाँ भी अवसरवादिता होगी, एक लो लेवल की चुनाव कैंपेनिंग होगी, बुरा लगेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जब बात 2022 की हो रही है तो रणनीति पर तो फोकस हर दल को करना पड़ेगा, अपने लोगों को संभालना पड़ेगा, सहेजना पड़ेगा। कहीं कोई खामी है तो उन्हें किसी बात को लेकर तो आश्वासन देने पड़ेंगे कि आपके साथ हम बेहतर कर रहे हैं। चाहे वो विपक्षी दल हो, जितेंद्र प्रसाद के साथ अगर कुछ गड़बड़ हुई होगी तभी तो उन्होंने दूसरी दल की तरफ रुख किया है। ऐसे ही दूसरी पार्टियों की तरफ जो इशारा कर रहे थे कि विक्रम राव साहब कि अगर उन लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने नहीं साधा तो फिर उन्हें नुकसान हो सकता है। और ये बीजेपी के अंदर भी ये बात लागू होती है कि उनका दल बड़ा है, इसलिए उनकी चुनौती भी बड़ी है कि अपने लोगों को कैसे साधा जाएगा। यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।